हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो 3rd यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से पेशेंट काउंसलिंग वाला टॉपिक जो है उसे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा 3rd टॉपिक है यूनिट 3rd का। तो पेशेंट काउंसलिंग के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग एंड स्पेशल केसेस दैट रिक्वायर दी फार्मासिस्ट। ठीक है, सिंपली यही टॉपिक्स जो हम लोग को इसके अंदर डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स है फार्मेसी प्रैक्टिस के वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके चेक कर सकते हैं। एंड नोट्स जो है कंप्लीट वो भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के एग्जाम्स कब से है 7th सेमेस्टर के, वो चीज़ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि हम लोग कोशिश करें कि उससे पहले पहले एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो तो कंप्लीट करा ही सके। बाकी इसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मेसी की 4 यूनिट जो है उसके वीडियोज़ प्रॉपरली अवेलेबल है ऑलरेडी। एंड फार्मेसी प्रैक्टिस की भी 3री यूनिट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी आप लोग को डाउट रहते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग मतलब वीडियोस वगैरह चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग जो है इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल एंड जनरल सा मतलब तो ये होता है, जैसे पेशेंट जो हैं उन्हें दवाइयों के बारे में एक्सप्लेन करना या उनकी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करना, या सिंपली उन लोगों को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना जो है वो पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। ठीक है, बाकी इसके प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखें तो पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन डायरेक्शंस ऑफ यूज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस, स्टोरेज, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इधर वर्बली और इन रिटन फॉर्म। तो सिंपली पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि दवाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करना जो है वो हमारा पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। जैसे दवाई से रिलेटेड कि उसको यूज़ किस तरीके से करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, दवाई को लेते टाइम किन किन चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है, दवाई को स्टोर किस तरीके से करना है, एंड दवाई से रिलेटेड जो भी डाइट के अंदर हम लोग को चेंज करने या फिर लाइफस्टाइल के अंदर जो भी चेंज करने हैं, वो सारी चीज़ें या तो बोल के समझाना या फिर लिख करके बताना जो है वो सिंपली हमारा पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। तो सिंपली जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास में आया तो उन्हें दवाई से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उन्हें एडवाइसेस देना एंड उन्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो उन्हें असिस्ट करना जो है वो सिंपली हमारा पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। अब पेशेंट को दवाइयों के बारे में बताने के लिए हमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो हम लोग को मिल जाता है। क्योंकि अगर हम रुक रुक के ऐसे घबराते हुए बोलेंगे तो पेशेंट ऐसे ही समझ जाए कि भाई इनको खुद को तो कुछ आता नहीं है, ये हम लोग को क्या बताएंगे। तो एक तरीका होना चाहिए पेशेंट से बात करने का, जिससे कि वो हमारी बात को समझे एंड हमारी बात को माने भी। अब जो पेशेंट काउंसलिंग होती है ना, इसके सिंपली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पेशेंट काउंसलिंग की मदद से क्या हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो पहला ये है कि पेशेंट जो है उन्हें उनकी बीमारी के बारे में हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं, साथ साथ दवाई का क्या रोल है उस बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर, ये चीज़ हम लोग उसे उन लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेडिकेशन एडेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम दवाई ले। ठीक है, उसके बाद में मोर इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट को सारी की सारी चीज़ें जो है वो दवाई के बारे में बता रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब जब हम उन्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो इससे एडवर्स इफेक्ट के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, एंड जो अननेसेसरी हेल्थ केयर के जो भी कॉस्ट आते हैं, जो भी खर्चे आते हैं, उसे भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। अब जब पेशेंट अपनी दवाई को एंड उन्हें दवाई से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सब चीज़ें उन लोग को अच्छे से पता होती है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक आएगा पेशेंट काउंसलिंग के अंदर वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। मतलब पेशेंट काउंसलिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मेनली 4 स्टेप्स हमारे पास में आते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। पहला आता है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, मतलब जो पेशेंट काउंसलिंग का सेशन है उसके लिए प्रिपेयर करना। उसके बाद में ओपनिंग ऑफ द सेशन, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, उन कितनी देर का सेशन रहने वाला है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को बताना। देन काउंसलिंग कंटेंट, मतलब दवाई के बारे में सारी की सारी चीज़ें जो है वो बताना। उसके बाद में क्लोजिंग द सेशन, मतलब एंड में पेशेंट से क्वेश्चन करना कि उन्हें सारी चीज़ें समझ में आई, उन्हें कोई भी डाउट है तो वो सब वो पूछ सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स जो है हमारे पास मेनली पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप जो है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे पेशेंट काउंसलिंग जो है वो फार्मासिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट से मिलने के पहले सबसे पहले फार्मासिस्ट जो है उन्हें पेशेंट के बारे में अच्छे से चीज़ें स्टडी करनी होगी। उसके बाद में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसकी प्रॉपर डिटेल जो है उन लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी दवाई के बारे में उन्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो उन्हें प्रॉपरली ड्रग इन्फॉर्मेशन रेफरेंस को स्टडी करके एंड ड्रग के बारे में सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी चाहिए। साथ साथ जो पेशेंट है, ठीक है, उन्हें किस तरह की बीमारी है, उनका इस टाइम मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस क्या है, उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज उनको रहनी चाहिए। तो सिंपली प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन मतलब पेशेंट से मिलने के पहले प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्स जो है, पूरी नॉलेज हम लोग को लेनी है, वो प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन होता है। दूसरा आता है ओपनिंग ऑफ द सेशन। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले फार्मासिस्ट जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो सेशन होने वाला है उसका पर्पस क्या है, वो कितनी देर का होने वाला है, ये चीज़ उन लोगों को बताएंगे। उसके बाद में पेशेंट का एग्रीमेंट लेंगे कि हाँ भाई वो तैयार है इतनी देर के लिए हमारी बात सुनने के लिए। उसके बाद में पेशेंट जो है वो मेन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं एंड बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग को जाननी है। उसके बाद में उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं दवाई के बारे में, जिससे कि हम लोग को प्रॉपर सारे आंसर जो है वो मिल सके। जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास में आया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, Hello, Mr. Rahul. I am Sunita, your counselor or pharmacist. I would like to state your medication details. Do you have a few minutes to spend with me? मतलब सबसे पहले उन्हें हेलो बोलना है, उनका नाम लेना है, उनके नाम के आगे मिस्टर, मिस या मिसेस लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में खुद का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बताएंगे कि हम लोग आपको आपकी दवाइयों के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं, कि आपके पास कुछ टाइम है ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ द सेशन। देन आता है काउंसलिंग कंटेंट की काउंसलिंग जो हम लोग वहाँ पर करें उसका मेन कंटेंट क्या होगा। तो काउंसलिंग कंटेंट जो है ये इस कंप्लीट सेशन का हार्ट माना जाता है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर स्टेप के अंदर फार्मासिस्ट जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बोल करके भी एंड कुछ चीज़ें दिखा करके, जिससे कि पेशेंट जो है उन्हें जितनी भी दवाइयों के बारे में नॉलेज है वो तो उनके पास रहेगी, एक्स्ट्रा जितनी भी नॉलेज चाहिए जिससे कि वो अपने ट्रीटमेंट का जो भी प्लान है उसे अच्छे से समझ सके, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आती है। जैसे जो भी दवाई है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ हम लोग को लेनी है एंड वो दवाई क्यों हमें दी गई है, ठीक है। अब दवाई किस तरीके से काम करेगी एंड किस तरीके से उस दवाई को एडमिनिस्टर करना है, मतलब ओरली लेना है या फिर पैरेंट्रली दवाई को लेना होता है, या फिर किस तरीके से दवाई को लेना है, वो वाली चीज़ बताते हैं। उसके बाद में कितने टाइम तक ये दवाइयाँ चलने वाली है एंड ये जो भी ट्रीटमेंट हमें दिया जा रहा है उसके फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद में इफ़ेक्ट आने में या फिर जो दवाई का रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद में दवाई के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड अगर कोई भी डोज हम लोगों ने गलती से मिस कर दिया तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया काउंसलिंग कंटेंट। अब लास्ट स्टेप आता है क्लोजिंग द सेशन, मतलब सेशन अब हम लोग को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि पेशेंट को कितनी चीज़ें समझ में आई ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कुछ फीडबैक क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे 2-3 दवाइयाँ हम लोग को दी गई है तो हम उनसे पूछ लेंगे कोई पर्टिकुलर दवाई लेकर के कि बताइए ये वाली दवाई किस लिए है, ठीक है। देन उसके बाद में कितने टाइम तक आपको ये दवाई लेनी है, किस टाइम पर आपको ये दवाई लेनी है, देन किस तरीके से आप इस दवाई को लेंगे वो बताइए, देन कौन सी दवाई क्या इफेक्ट शो करेगी हमारी बॉडी के ऊपर, अगर हम लोगों ने एक्सप्लेन करा है तो वो चीज़ हम लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोग उनसे पूछ लेंगे जिससे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि उनको कितनी बातें समझ आई है एंड अगर उनके भी कुछ नए डाउट्स कुछ नए क्वेश्चंस हैं तो उनका भी हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब सेशन को क्लोज करने के पहले सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी मेन चीज़ें हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमें उन्हें एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। इसका क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत बार पूछा जाता है। बाकी दूसरा डेफिनेशन जो है पेशेंट काउंसलिंग की वो भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ये प्रॉपरली डिटेल के अंदर आपको हमारे नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। नोट्स आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्पेशल केसेस दैट रिक्वायर द फार्मासिस्ट, मतलब पेशेंट काउंसलिंग के कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जहाँ पर हम लोग को फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी कभी भी वैसे तो एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है तो हम लोग को वैसे भी पढ़ना ही है। तो कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पर काउंसलिंग के टाइम फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कुछ स्पेशल बीमारियाँ होती है, जैसे किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, तो उन्हें अच्छे से डिटेल के अंदर उनकी कंडीशन समझाने के लिए एंड
उसके बाद में उन्हें क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स लेने हैं, मतलब बिना दवाई के जो भी काम करने, एंड क्या क्या फार्माकोलॉजिकल मेजर्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। देन किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर जो एल्डरली पेशेंट्स है जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, उन्हें भी चीज़ें अच्छे से समझानी फार्मासिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हो जाती है। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारे पास में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आता है, ठीक है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ये बहुत ही एक क्रॉनिक बीमारी है, ठीक है। एंड इसको ठीक करने के पीछे मेन जो हमारा एम रहता है वो रहता है कि हम मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड जो भी लाइफ की क्वालिटी के अंदर जैसे दिक्कतें आती है उन सबको हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सके, उस चीज़ के लिए जो है हम लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। तो अब पेशेंट को कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो एक्सप्लेन करने होते हैं, जैसे कि उनको डाइट क्या लेनी है, क्या क्या चीज़ें जो है वो खाने में उन्हें नहीं लेनी है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, एंड पेशेंट को एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि कब उनको एंजाइनल अटैक्स आए, पेन के क्या सिम्टम्स रहे कब कब, तो ये सब चीज़ों को प्रॉपरली नोट करके रखना, ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आ जाते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर क्या आ जाएगा कि पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना कि नाइट्रेट्स का क्या रोल है जब अगर एंजाइनल अटैक आता है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आता है अस्थमा। अस्थमा जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, ये भी एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें भी क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी भर इसकी दवाइयाँ जो है, थेरेपी जो है वो चलती ही रहती है, ठीक है। तो अब पेशेंट को एडवाइस करना कि वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या ड्रग थेरेपी उनको लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली एडवाइस करना एंड गाइड करने का काम कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का रहता है। अब इसके मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर क्या आता है, जैसे कभी भी अगर ट्रैवल कर रहा होता है पेशेंट, तो उन्हें क्या है कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें उनको प्रॉपरली बताई जाती है, ठीक है। देन एक्सरसाइज के पहले ड्रग्स को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, उसके बाद में एलर्जेंस को अवॉइड करना होता है, देन टबैको के यूज़ को एंड स्मोकिंग को कम्प्लीटली क्विट करना है, ये सारी चीज़ें जो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर आ जाती है। देन आता है फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स के बारे में बताया जाता है जिससे कि सिम्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकते हैं। देन अस्थमा अटैक को प्रिवेंट करने के लिए किन ड्रग्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड सीवियर अटैक्स को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एंड जो इन्हेलर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, साथ साथ क्वालिटी जो होती है लाइफ की वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास में दो अप्रोचेस रहेंगे, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड एक फार्माकोलॉजिकल। तो इसके अंदर भी नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या होगा कि फार्मासिस्ट जो है वो प्रॉपरली डायबिटीज़ के बारे में डिटेल के अंदर बताएंगे। देन स्ट्रेस एंड साइकोसोशल एडजस्टमेंट किस तरीके से करा जा सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सोशल सपोर्ट किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, न्यूट्रिशन का क्या रोल रहेगा, एक्सरसाइज का क्या रोल रहेगा। देन उसके बाद में जो न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन है, एंड ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, इन सब का एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्रॉपरली बताई जाएंगी। देन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, प्रॉपरली वो अच्छे से उन्हें बताया जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो क्या होती है कि जैसे सल्फोनिल यूरियाज होता है, ठीक है, उन्हें खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करी जाती है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर जनरली क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब जनरली क्या होता है कि ये एक बीमारी नहीं है, तो इस वजह से लोग इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं, इसकी दवाइयाँ भी नहीं लेते, बट इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके सभी हमारे जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, बट ये बाकी बहुत सारी बीमारियों का कारण जो है वो हो जाता है। तो इस वजह से जो हाइपरटेंशन है इसे भी टाइम से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या आएंगे कि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को वेट लॉस करने का जो है क्या फ़ायदा रहेगा उनके लिए वो बताते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ये चीज़ बताते हैं। देन उसके बाद में सोडियम, कैलोरी एंड सैचुरेटेड फैट हो गए, उसका रेस्ट्रिक्शन हम लोग को करना है, उसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। उसके बाद में डाइट्री फाइबर्स जो है उनका इनटेक जो है वो बढ़ाना है। उसके बाद में अल्कोहल बिल्कुल नहीं कंज्यूम करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोल्ड रेमेडीज़ हो गई, जैसे कि मतलब जुकाम के लिए हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक्स को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर को खुद ही टाइम टू टाइम किस तरीके से मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको बताई जाती है।
देन इसके बाद में आते हैं फार्माकोलॉजिकल मेजर, जिसके अंदर जो भी हमारे पास में हाइपोटेंसिव ड्रग्स होती है, ठीक है, उनके बारे में बताया जाता है। ड्रग थेरेपी किस तरीके से काम करेगी ये सब बताया जाता है। अब बहुत सारी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं उनके सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो एसी इनहिबिटर्स है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं कफ होता है। बीटा ब्लॉकर्स है वो ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट बीट को रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी इनके आते हैं, तो उसके बारे में पहले से ही पेशेंट को बताया जाना चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया हमारा हाइपरटेंशन के बारे में। देन नेक्स्ट आती है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी मदद से मेनली क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या होता है कि फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देन जो एल्डरली पेशेंट्स है, ठीक है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो उनको भी फार्मासिस्ट को अच्छे से बैठ करके सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है, या फिर उनके साथ में जो कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो उनको टाइम टू टाइम दवाई देंगे, तो उनको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेशेंट काउंसलिंग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।